हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को। तो देखिए, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर यहाँ पर कहा गया है पॉलिटिकल को, यानी कि जो राजनीतिक साझेदारी है उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। हम उस डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे जो कि कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कोई ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं थी कि जिसके हाथ में पावर थी। एंड इंटेलिजेंट, यानी कि हमने जाना कि पहले राजा महाराजाओं की सरकार होती थी, वो अपनी मनमानी किया करते थे। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए या सही से संचालन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है लेजिस्लेचर की और जुडिशियरी की, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो देखिए, आगे आने वाले 2 चैप्टर में और इसमें हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में कि किस तरह से ये आगे बढ़ी। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 2 कंट्रीज़ की हम स्टोरी को पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो दोनों ही स्टोरीज हैं, ये कंट्री के बारे में बताई गई किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो डिमांड्स करती है पावर शेयरिंग के लिए। The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy। और जानेंगे हम दोनों स्टोरी के माध्यम से कि किस तरह से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर। तो देखिए, ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करना, और हम डिस्कस करेंगे आने वाले 2 चैप्टर्स में भी। तो देखिए, यहाँ पर बात बताई गई है, जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा अभी बेल्जियम और श्रीलंका का, हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे और जानेंगे। तो देखिए, जब हम एक सिंपल सी इक्वेशन अपने माइंड में रखते हैं कि पावर शेयरिंग इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीक इन द कंट्री। तो देखिए, किस तरह से जो है कंट्री एक वीक हो जाती है अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी। वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, और इसमें हम जानेंगे कि क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो देखिए, जो बेल्जियम है वो यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो देखिए, लग्जमबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड और फ्रांस के साथ ये जो है इसका बॉर्डर लगता है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। छोटी सी पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग आधे के बराबर हम कह सकते हैं। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, मतलब अलग अलग तरह के कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, और अलग अलग रीजन में वो रहते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज को बोलती है, इंपॉर्टेंट है। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो देखिए, जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए 59%, और ये हो गए 40%। आगे देखते हैं, रिमेनिंग 1%, अब बच गई 1%, वो बेल्जियन है और वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत थोड़े से लोग बचते हैं। इन द कैपिटल सिटी। तो देखिए, कैपिटल मतलब यहाँ की राजधानी जो है वो बर्सल है, और 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो 80% तो ऐसे हैं
जो कि फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% ऐसे हैं जो कि डच को बोलते हैं। ठीक है, जानते हैं आगे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो देखिए जो अब फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर हम ब्रसल को हटा देते हैं, ब्रसल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक कैपिटल सिटी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, तो उसकी अपनी एक अलग सरकार होती है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो और सारा पूरा रीजन है उसकी मिलाकर हम बात करें हैं तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो काफ़ी रिच हैं और वो जो है काफ़ी पावरफुल भी हैं। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and educational much later। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे डच स्पीकिंग की, जो लोग डच बोलते हैं, तो ये ऐसी कम्युनिटी है जिसे डेवलपमेंट का और एजुकेशन का जो मौका है वो काफ़ी लेट में मिला है। दिस क्यों? क्योंकि हमने ऊपर रीज़न बताया, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो रिच है और पावरफुल हैं, तो उन्हें ये मौका जल्दी मिला। जो डच स्पीकिंग है वो इतने पावरफुल और रिच नहीं है, तो उन्हें जो एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, उसका मौका कम मिला और बाद में मिला। दिस लीड द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। अब इसी की वजह से जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग है उनके बीच हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में। ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960, 1950 और 1960 की यहाँ पर बात बताई गई है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन बर्सल। अब इससे जो है बर्सल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। बर्सल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। अब जो बर्सल में हमने पढ़ा, बर्सल में भी हमने जाना था अभी, हाँ, बर्सल में भी जो 80% लोग थे वो क्या बोलते थे, हाँ, वो फ्रेंच बोलते थे और 20% बोलते थे डच। तो देखिए हर एक चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो आपस में पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। तो जो डच स्पीकिंग लोग थे कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। तो देखिए यहाँ पर डच बोलने वालों की कंट्री में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी, वो लोग ज़्यादा थे। बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन कैपिटल यहाँ पर कहा गया है मनी को, ठीक है, लेकिन जो उनके पास मनी था वो काफ़ी कम था, पावर भी बहुत कम थी। लेट अस कंपेयर। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जो डच थे उसको बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, बट वो पावरफुल नहीं थे और वो रिच भी नहीं थे। तो देखेंगे आगे हम इसका सारा, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट कैसे सामने आता है, क्या फर्क पड़ता है लोगों पर। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अनदर कंट्री। अब यही सिचुएशन हम दूसरी कंट्री में लेते हैं, जैसे कि श्रीलंका की यहाँ पर बात की गई है। इज एन आइलैंड नेशन, ये एक आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा, हरियाणा की तरह ही यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बताई गई है, लगभग 2 करोड़ के आसपास बताई गई है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ द डाइवर्स पॉपुलेशन। मतलब जैसे अभी ऊपर बताया ऐसे ही साउदर्न एशिया की तरह श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उसमें विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। विभिन्नता मतलब उनके कल्चर अलग है, उनकी वेशभूषा, लैंग्वेज एकदम अलग है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर। तो देखिए सिन्हाला स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये लैंग्वेज है। सिन्हाला की जो लैंग्वेज है उसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो कितने हैं? 74% हैं। द तमिल स्पीकर 18% है, जो तमिल बोलते हैं वो 18% है। अमंग तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स, और इन 18% में भी 2 ग्रुप डिवाइड हो गए हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एक तो तमिल नेटिव है कंट्री के, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, उन्हें श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, जो कि 13% है। द रेस्ट हुज फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर तमिल, इंडियन तमिल। तो देखिए यहाँ पर कुछ और बताए गए हैं, जो बचे हुए हैं वो कहाँ से हैं, वो इंडिया से गए हुए हैं। और वो कब गए थे? कॉलोनियल पीरियड में वो वहाँ पर गए थे, प्लांटेशन के लिए वो वहाँ पर गए थे, और उन्हें इंडियन तमिल कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं,
श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अभी हम मैप को पढ़ेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर श्रीलंकन तमिल जो है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ में है और ईस्ट में है कंट्री के। मोस्ट ऑफ द सिनला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो देखिए सिनला लैंग्वेज को जो बोलने वाले हैं वो अधिकतर लोग कौन हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज, जबकि जो अधिकतर तमिल है वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन और 7% जो है वो क्रिश्चियन है। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले के बारे में बताया गया है। सारी बातें हम आगे जानेंगे कि यहाँ पर इन्हें पूरा इस तरह से डिवाइड करके क्यों बताया जा रहा है। हु आर बोथ तमिल्स एंड सिनला, मतलब जो दोनों हैं वो तमिल भी हैं और सिनला लैंग्वेज को भी बोलते हैं और तमिल को भी बोलते हैं। यहाँ पर हम पहले मैप में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, यहाँ पे जो ऑरेंज पार्ट दिया गया है आप देख पा रहे हैं कि ये बोलते हैं ये बर्सल में है, बर्सल रीजन है। और ये यहाँ पर है जो रेड से है पूरा, ये फ्रेंच स्पीकिंग है। अब फ्लेमिश बताया गया है जहाँ पर डच स्पीकिंग है। तो देखिए ये जो येलो पार्ट है ये डच स्पीकिंग है यहाँ पर, और ये जो लाइन वाला पार्ट है यहाँ पर ये है सब जर्मन स्पीकिंग। तो आपने मैप को भी अच्छे से देख लिया है किस तरह से डिवाइड किया गया है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, मतलब इस तरह के सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कुछ होगा। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेजेस ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब देखिए जहाँ पर मेजॉरिटी होगी, जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे तो देखिए उनकी बात को ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि वो अपने पक्ष ज़्यादा रखेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ बेल्जियम में। जो डच कम्युनिटी थी तो देखिए उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, उन्होंने इस चीज़ का लाभ लिया कि वो मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, भले ही वो रिच नहीं थे, ठीक है। वो फ्रेंच स्पीकिंग से और जर्मनी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो कम थी और वो ज़्यादा थी, इस चीज़ का वो एडवांटेज लेते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर, और आगे चलकर इसी की वजह से दोनों कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा शुरू हो जाता है। दिस कुड लीड अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इसी की वजह से कंट्री का जो है बंटवारा होने लगता है। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर बर्सल, क्योंकि दोनों ही साइड क्या कर रही थी, दोनों ही साइड क्लेम कर रही थी, जो कैपिटल सिटी था उस पर अपना क्लेम कर रही थी, अधिकार पाना चाहती थी। अब ऐसे ही इन श्रीलंका द सिनला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी, जो सिनला लैंग्वेज को बोलने वाले थे वो लोग ज़्यादा थे, एंड कुड इम्पोज इट विल बी ऑन द एंटायर कंट्री। तो देखिए उन्होंने जो है अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था पूरी कंट्री पर। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम पढ़ेंगे आगे कि दोनों ही कंट्रीज में इनकी वजह से क्या हुआ, किस तरह हम काफ़ी देर से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। तो देखिए जैसा कि हम जानते ही हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक है, देखिए तो यहाँ हम पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो देखिए जो श्रीलंका है वो 1948 में क्या हुआ, एक डिपेंडेंट कंट्री बना। द लीडर ऑफ द सिनला कम्युनिटी शाउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब देखिए उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measure to establish सिनला सुपरमेसी। तो देखिए जो लैंग्वेज थी सिनला, जो लैंग्वेज थी उसकी सुपरमेसी हो गई, यानी कि गवर्नमेंट जो है क्या कहने लगी कि जो सिनला लैंग्वेज है वो ही हमारी मुख्य भाषा है, ये कहा जाने लगा। तो देखिए इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिनला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए जो सिनला लैंग्वेज थी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, कब, 1956 में। दिस
डिसरिगार्डिंग तमिल, तो देखिए इससे जो है जो तमिल थे उनके साथ तो बहुत भेदभाव होने लगा। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला applicants and university पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये अब बन गई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो जो सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले थे उन्हें जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले थे या गवर्नमेंट जॉब जिन्हें मिलती थी, तो सबसे पहले जो है प्रेफरेंस किसे दी जाती थी, जिनकी लैंग्वेज सिंहला लैंग्वेज थी, क्योंकि उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। वहाँ पर मेजॉरिटी भी उन लोगों की ज़्यादा थी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें जो बुद्धिस्ट थे इन्हें सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब काम होने लगा, यानी कि अपने अपने धर्म अपनी अपनी भाषा की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर the other gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन जो तमिल्स थे उसके उन पर एक के बाद एक जो है रोक लगाई जाने लगी कि ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। अब आगे चलकर ये लोग ऐसा सोचने लगे कि भले इनकी मेजॉरिटी है, ये पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ये मतलब पॉलिटिक्स में हैं, तो इनका मतलब ये नहीं है कि ये जो ये लीडर्स हैं ये उनकी लैंग्वेज पर उनके कल्चर पर मतलब कोई रोक लगाएं या उन्हें मतलब किसी भी चीज़ से रोका जाए। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनेड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interest as a result। तो देखिए अब क्या होता है, अब कहीं ना कहीं तो उन्हें बोलना पड़ता। अब आगे चलकर क्या होता है, वो जो है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाई जाने लगी तो वो जो है पॉलिसीज़ को मना करने लगे। अब उन्हें पता था, वो चाहते थे कि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले, मतलब सभी के समान अधिकार मिले, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, पॉलिटिक्स को लेकर हो या फिर जॉब को लेकर हो। तो उन्हें पता था कि उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है जॉब को लेकर या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, और वो जो है उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते हैं। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है ये हम जानेंगे। देखिए बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो देखिए अब जो है उनके बीच और भी ज़्यादा तनाव बढ़ने लगता है। द श्रीलंकन तमिल्स launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। अब वो जो है अपनी पार्टीज बनाने लगे, स्ट्रगल करने लगे, जिससे कि जो उनकी भाषा है उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिल जाए। फॉर रीजनल एटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और वो जो है इस चीज़ के लिए झगड़ा करने लगे जिससे कि उन्हें भी अधिकार मिले, उन्हें भी बराबर के मौके मिले, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो चाहे वो जॉब को लेकर हो। बट दियर डिमांड फॉर मोर एटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स आर रिपीटेडली डिनेड। तो देखिए लगातार वो अपनी मांगे रख रहे थे, वो अपने अधिकार मांग रहे थे, लेकिन उन्हें जो है लगातार मना किया जा रहा था। बाय 1918 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म। तो देखिए अब 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, कुछ संस्थाएं बनाई गई, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तो देखिए वो जो है उन्होंने डिमांड कर दी कि उन्हें जो है बिल्कुल अलग स्टेट चाहिए, अलग कंट्री चाहिए, तमिल कंट्री वो बनाएंगे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जहाँ पर वो रहते थे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में रहते थे वो श्रीलंका के, तो वो क्या चाह रहे थे कि उनका अपना एक अलग कंट्री बन जाए। तो ये सारी देखिए किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है सामने आता है। हाँ, द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए बहुत बड़ा झगड़ा, जहाँ पर छोटी सी बात थी लैंग्वेज को लेकर, अब बहुत बड़ा झगड़ा जो है दोनों कम्युनिटीज़ में खड़ा हो जाता है। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, और जल्दी ही ये सिविल वार में बदल जाता है। और एज अ रिजल्ट
थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। तो देखिए दोनों ही कम्युनिटी के हज़ारों लोग जो हैं मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री। तो देखिए बहुत सारे जो है फैमिलीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरन कंट्री को छोड़ना पड़ता है। एंड रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट दियर लिवलीहुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शरणार्थी बन जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जीविका के साधन खो दिए थे। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट। तो देखिए ये हमने चैप्टर पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें जानी है। अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, education and health, but the civil war has caused the terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। देखिए बहुत अच्छा एक सेटबैक था, मतलब बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था श्रीलंका की किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद वो एजुकेशन में भी बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे, हेल्थ में भी बहुत अच्छा था वहाँ पर सब कुछ। लेकिन ये सिविल वार होने के बाद जो कंडीशन थी वो बहुत टेरिबल हो गई थी। चाहे वो सामाजिक कंडीशन ले लो, समाज में रहने वाले लोग जो है बहुत मतलब उन पर फ़र्क पड़ रहा था। कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ जो है कंट्री की बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो देखिए आज का हम अपना पार्ट यहीं पर करते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लास 10th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और चलते चलते बाय बाय एंड टेक केयर।